हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होपफुली जबरदस्त। आज मैं आप लोगों के साथ आरटीपी लेके आया हूं, आईबीएस की आरटीपी। दो केस स्टडी आई हैं आईबीएस में, आरटीपी में May 25 आईबीएस आरटीपी। जल्दी से देखते हैं क्या आरटीपी में केस स्टडी है। मैं आपको हल्का सा ब्रीफ कर दूं, केस स्टडी मैं नहीं पढ़वा रहा, हल्की सी ब्रीफ कर रहा हूं। और एक बात याद रखिएगा, केस स्टडी पढ़ने का सबसे आसान तरीका, सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप लोगों को केस स्टडी पहले क्वेश्चंस पढ़ने हैं, बाद में केसेस को पढ़ना है। हमेशा पेपर के लिए क्या करना है, पहले क्वेश्चंस पढ़ने हैं, बाद में केसेस को पढ़ना है। कभी भी गलती से पहले केसेस को मत पढ़िएगा, ठीक है। यहां पे मैं आपको समझा रहा हूं, इसीलिए पहले पढ़ूंगा। मैं यहां पे सिर्फ एससीपीएम पोर्शन डिस्कस करने वाला हूं, मैं बाकी क्वेश्चन नहीं डील करूंगा। रीजन भी बड़ा सिंपल है, मैं जिस चीज में स्पेशलिस्ट हूं मैं सिर्फ उसी की बात करूंगा। अदर देन दैट आई विल नॉट टॉक अबाउट। हो सकता है मेरे को आता हो बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में भी, मैं फिर भी आपके साथ उन टॉपिक्स के बारे में नहीं डिस्कस करूं। शुरू करते हैं केस स्टडी आईबीएस की, केस स्टडी 1 आरटीपी में जो आई है 2025 मई के लिए। देखिए, इसके अंदर एक कंपनी है एसएएल, जिसको गवर्नमेंट ग्रांट्स वगैरह मिलती हैं और वो गवर्नमेंट ग्रांट्स को प्रॉपर्ली यूज नहीं करती। ये सब कहानी मैं नहीं कर रहा क्योंकि वो बाकी सब्जेक्ट से रिलेटेड है। मैं सीधा आ रहा हूं इसके अंदर पेज नंबर 2 पे, डेवलपमेंट ऑफ कस्टमाइज्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर फर्टिलाइजर फॉर स्पेसिफिक क्रॉप्स। अब इसमें आपको कुछ बताया गया है कि किस तरीके से मिक्सचर आप बना रहे हैं क्रॉप के लिए, किस तरीके से आप कौन कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, आपके फर्टिलाइजर से क्रॉप की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। आपने क्या किया, आपने 3 ग्रेड फर्टिलाइजर के रखे हुए हैं मार्केट में और सारे के सारे वेजिटेबल प्रोड्यूस करने के काम में आते हैं, ठीक है। अब हम मार्केट को टेस्ट कर रहे हैं। अब कैसे करेंगे, देखिए अप्रैल 25 के लिए क्या कहता है, एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन अप्रैल 25, वैसे तो मार्च में होता है, इसने अप्रैल में किया हुआ है। सेल्स मैनेजर है मिस्टर रे, वो सेल्स रिपोर्ट देख रहे हैं। हमने देखा कि हमने एक्चुअली कितना कितना बेचा है और कितना कितना हमने सोचा था, ये हमें दे रखा है। अब मिस्टर रे बड़े खुश हो रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि यार उनके एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट में अच्छा खासा बोनस आ जाएगा और वो जो कंपनी के सीईओ वगैरह है मिस्टर मिस्टर सीईओ नहीं है, मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, उनके पास गए ताकि हम उनकी सेल्स परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकें, हम मिस्टर बोस हैं, और उनको गाइड कर सकें इसके रिगार्डिंग, ठीक है। आपको सारा डेटा दे दिया, बजट का, एक्चुअल का, ये आपको सारा डेटा दे दिया है। इसके बाद बोला, ठीक है, इसके बाद बोला कि हम क्या कर रहे हैं, हमें यह कहा कि मिस्टर रे सिर्फ इन 3 फर्टिलाइजर से डील करते हैं और हम लोग किसी तरीके की कोई इन्वेंट्री नहीं रखते, हम जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन के लिए भी और परचेजिंग के लिए दोनों के लिए फॉलो करते हैं, ठीक है ना। और मिस्टर रे का काम है होलसेलर से डील करना, डिफरेंट रीजन के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से डील करना, लेकिन इसके अपार्ट उनका और कोई काम नहीं है। हम यहां जिट फॉलो कर रहे हैं। ध्यान देने वाली बात यह है, तो अगर चीज महंगी होगी तो हमें महंगी मिलेगी, सस्ती होगी तो सस्ती मिलेगी। आगे हमें बताया कि हमने क्या किया, सेल्स कैंपेन किया फर्टिलाइजर्स के लिए, स्पेसिफिक क्रॉप्स के लिए, और हमने एक बेंचमार्क रखा कि क्या अगर 5% से ज्यादा हमारा वॉल्यूम चेंज होता है सेलिंग प्राइस को चेंज करने की वजह से, तो हम मानेंगे कि इंपैक्ट आया, नहीं तो नहीं आया। मतलब हमने क्या किया, सोशल मीडिया वगैरह पे खूब ऐड किए, आपने कहा फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह सब पे किया। इन सब की किसके अंडर है, ये सब मिस्टर रे के अंडर ही है। लेकिन हमने क्या कहा, हमने कहा कि देखो सेलिंग प्राइस चेंज करके देखेंगे और ये देखेंगे उस सेलिंग प्राइस को चेंज करने के चक्कर में क्या हमारा चेंज हो रहा है, एक्चुअली 5% से ज्यादा सेल्स बढ़ी है या नहीं बढ़ी। अगर 5% से ज्यादा बढ़ी है तो हम मानेंगे कि हाँ एक प्रॉपर बढ़ी है, प्राइस सेंसिटिव है प्रोडक्ट, ग्रेड ए, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 में से कोई सा भी, अदरवाइज नहीं है प्राइस सेंसिटिव, ठीक है ना। और हमें यह भी बोल दिया कि यार जब हम बजट बना रहे हैं ना, तो हमने तो 5% तक ले रखा है मैक्सिमम, जिस प्रोडक्ट में 5% से ज्यादा है या कुछ है, तो एक्चुअल जो होगी उसका इंपैक्ट बजट पे नहीं आ रहा। ये सेलिंग प्राइस का इंपैक्ट हम देख रहे हैं, बजट पे नहीं है इसका इंपैक्ट, ये समझा।
अब आपसे कहता है कि देखो ये पैराग्राफ क्या कह रहा है, कई बार हमारी सेल ज्यादा होती है, कई बार कम होती है। क्यों? क्योंकि नेचुरल सी बात है, फेवर सीजन के हिसाब से, क्रॉप के हिसाब से होता है, तो हमारे को कई बार ज्यादा मंगवाना पड़ता है, कई बार कम मंगवाना पड़ता है, जिसकी वजह से कई बार हमारी सेल पे, प्रोक्योरमेंट पे, सब पे इंपैक्ट आता है। और ये हमारे को क्या करना पड़ता है, और इससे चक्कर में कई बार, क्योंकि जस्ट इन टाइम हमने कर रखा है, तो हम सप्लायर से बोलते भी हैं, जेट सप्लायर से, कि हमें आपकी जो एग्रीमेंट है उसके हिसाब से दो, लेकिन वो नहीं दे पाते इतनी फास्ट, तो हमें मजबूरन ओपन मार्केट के हिसाब से जो प्राइस चल रहा होता है उसके हिसाब से ही परचेज करना पड़ता है ओपन मार्केट से, क्योंकि जस्ट इन टाइम सप्लायर जो है वो इतनी जल्दी माल सप्लाई नहीं कर पा रहे। ये बात ध्यान रखनी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इन्होंने हमें बताया जो बताया वो पेपर में क्वेश्चन के लिए मेरे ख्याल से यूजफुल नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता रहा, जब यूजफुल होगा तो बता दूंगा। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताइए, ये ईवीए के निकालने के काम में आएगी, तभी पढ़वाऊंगा। और फिर हमारे को, हमारे मतलब का कुछ नहीं है, आ गए हम क्वेश्चंस पे। मुझे अपने मतलब का कुछ याद नहीं आ रहा, ठीक है, हम आ रहे हैं क्वेश्चंस पे। आप पूरी की स्टडी पढ़ेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आएगी। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन 1.1 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। अब देखिए, वन ऑफ द रीजंस फॉर actual material procurement to be higher than budget is on account of cell following JIT procurement which had to cater to higher than anticipated demand due to successful marketing campaign by cell। अभी हमने पढ़ा था, ये तो फैक्ट है कि हमारा जो प्रोक्योरमेंट है बजट से ज्यादा हुआ है। क्यों ज्यादा हुआ है? क्योंकि हमारी मार्केटिंग कैंपेन चल पड़ी। मिस्टर रे सोलली रेस्पॉन्सिबल, नहीं, सोलली क्यों रेस्पॉन्सिबल होगा, वो तो सिर्फ उस डिपार्टमेंट का हेड है, तो ये गलत है, ये गलत है। जेट प्रोडक्शन system may not always be suitable since there have been instances of sudden spike seasonal demand for certain products depending on seasonal conditions for growing crops. Production department may not be able to account for this in their annual planning exercise. आप कहेंगे एकदम सही बोल रहा है, यही हुआ है अभी कि जो जेट है वो सूटेबल नहीं हो पा रहा। आपको याद होगा कई बार ओपन मार्केट के प्राइस से, ओपन मार्केट से प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस पे खरीदना पड़ा था। ये बिल्कुल सही बात बोली इसने। आपने कहा आगे, जेट प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल सूटेबल सिंस प्रोडक्शन इज ऑल्सो डन ऑन जेट। जस्ट ये इससे कोई लेना थोड़ा नहीं है भाई, हमारे पास एक प्रॉब्लम आ रही थी ना, हमें मजबूरन ओपन मार्केट से परचेज करना पड़ा था क्योंकि सडन स्पाइक आ रहा था सीजनल डिमांड की वजह से। ये हमने अभी भी पढ़ा था जस्ट एक मिनट पहले। तो आपका आंसर जो होगा वो होगा 1 और 3। इसके बाद आपने कहा कि सर, और इसके बाद अगला क्वेश्चन जो हमारे काम का है इसमें एससीपीएम से रिलेटेड है, वो है 1.3। कहते हैं बेस्ड ऑन सेल्स वेरिएंसेस एनालिसिस व्हिच प्रोडक्ट शुड द मैनेजमेंट प्रायोरिटाइज फॉर फ्यूचर डिस्काउंट्स टू मैक्सिमाइज सेल्स while ensuring continuing profitability। कहते हैं सेल्स वेरिएंस को एनालाइज करना है, किस प्रोडक्ट को या प्रोडक्ट्स को मैनेजमेंट को प्रायोरिटाइज करना चाहिए फ्यूचर में डिस्काउंट देने के लिए, क्योंकि डिस्काउंट से सेल्स बढ़ रही है, तो डिस्काउंट से सेल्स बढ़ने में देखना है कि किसको प्रायोरिटाइज देना चाहिए ताकि मैक्सिमाइज हो सके हमारा सेल्स वॉल्यूम, जब हम एंश्योर कर सकें कंटिन्यूड प्रॉफिटेबिलिटी। चलिए देखते हैं, एक पैराग्राफ जो हमने नहीं पढ़ा था उसको पढ़ते हैं जल्दी से। देखिए आपके पास क्या दिया है, पेज 2 पे सबसे लास्ट पैराग्राफ पढ़ रहा हूं। इसमें बजट और एक्चुअल की फिगर दे रखी है और हमें मालूम है सेल्स वेरिएंसेस हमें निकालनी है। तो देखते हैं किस तरीके से हमारा बजट और एक्चुअल। यहां पे मैंने लिखा बजट और यहां मैंने लिखा
एक्चुअल। अब बजट की नॉलेज देख रहा हूं मैं, देखो यहां पे क्वांटिटी, यहां पे भी क्वांटिटी, यहां सेलिंग प्राइस, यहां पे भी सेलिंग प्राइस पढ़ो। The budget for the year 24-25 projected sales of 2000 kg of grade 1, ये है आपकी ग्रेड 1 2000, ग्रेड 2 5000, नहीं कुछ गड़बड़ की हूं, 3000 और ग्रेड 3 5000। इसके बाद द एवरेज सेलिंग प्राइस वॉज सेट एज 500, 300 एंड 200 फॉर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। तो आपने कहा 500, 200, 300। आगे आपको कहा, आगे आपसे कहा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वॉज बजटेड दिस लेबर वगैरह। अब देखो यहां पे लिखा है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट मटेरियल बताइए 150, 100, 75। डायरेक्ट लेबर बताइए 100, 60, 75, 100, 60, 75। फिर आपको बताया वेरिएबल ओवरहेड थी 50, 40, 10। वेरिएबल ओवरहेड 50, 40, 10। टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर केजी, ये सब पर केजी चल रहा है, तो कितना आ जाएगा 200, 300। ये आप कहेंगे कि सर ये हो गया 200, 150, 160। तो आपके पास कंट्रीब्यूशन पर केजी आ गया, आप कहेंगे 200। आपने कहा ये आ गया 100, ये गलत लिखा है मैंने, 300 200 होना चाहिए, उल्टा लिख दिया। और ये आ गया आपने कहा 40। टोटल कंट्रीब्यूशन मेरे पास आ जाएगा, इससे टोटल कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 4 लाख, फिर 3 लाख, 2 लाख, टोटल 9 लाख। ये मेरे पास बजटेड वैल्यूज आई। आपने कहा कि सर अब इन कॉन्ट्रास्ट एक्चुअल सेल्स हुआ 2500, 3100, 5400। 2500, 54, क्या गलत कर दिया मैं यार, क्या कर रहा हूं, 3100 और 5400। आपने कहा ठीक है, ये स्टैंडर्ड कॉस्ट पर केजी है, याद रखना। आपने कहा कि सर इसके बाद आपसे कहता है, हाँ 11,000 केजी लगे हैं, ये टोटल हो गया 11,000 केजी। ये इसने बताया सेल जो हुई है तीनों ग्रेड की। एवरेज सेलिंग प्राइस है 450, 280 एंड 180। 450, 280 और 180। फिर आपसे कहता है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 170, 120, 95। कहां चला गया, जस्ट मैंने कुछ गड़बड़ की, ये रहा। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आई 170, 120, 95। डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, कंट्रीब्यूशन पर केजी, आपके पास टोटल ये आने वाले। आपने कहा ठीक है, लेबर बताई 100, 60, 75 और वेरिएबल ओवरहेड बताया 50, 40, 10। 100, 60, 75, 50, 40, 10। कंट्रीब्यूशन आया 130, 60, नील। आपने कहा कि सर ये मल्टीप्लाई कर देते हैं जल्दी से, 2500 इंटू 130, ये हुआ
3,25,000, 3.25 लाख। अच्छा 60 इंटू 3100 आपके पास आया 1.86 लाख। टोटल कंट्रीब्यूशन आया 5.11 लाख और यहां पे आया था टोटल 9 लाख। तो आपने कहा कि सर ये मेरे को दिखाई दे गया। अब अगर आप ध्यान से देखिए, इसकी वेरिएबल कॉस्ट जो आई है 170, 220, 320, वैसे वेरिएबल कॉस्ट की जरूरत ही नहीं, छोड़ो, सेलिंग प्राइस से सोच लेते हैं बस। आपने कहा कि सर क्या यहां सेलिंग प्राइस है 450, यहां है 500, डिस्काउंट कितने का दिया 50 का। यहां सेलिंग प्राइस है 280, यहां कितना है 300, डिस्काउंट कितना दिया 20 का। यहां सेलिंग प्राइस है 180, यहां है 200, डिस्काउंट कितना दिया 20 का। अब अगर आप नोटिस करें क्वेश्चन ने आपसे क्या मांगा था, क्वेश्चन ने आपसे बोला था दोस्तों आपको बताना है किसमें आगे डिस्काउंट दें, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 में से, और किसमें ना दें। तो आप ये कहेंगे कि सर देखिए इसमें ग्रेड 3 में तो बिल्कुल डिस्काउंट नहीं देना चाहिए क्योंकि कंट्रीब्यूशन कुछ बचा ही नहीं, कुछ कमाया ही नहीं। अगर आपने डिस्काउंट भी दिया तो बजट के हिसाब से तो आप कुछ कमा भी रहे थे, अब डिस्काउंट देने के बाद तो आपकी कमाई उड़ गई। तो ग्रेड 3 में आपका सेल बढ़ी नहीं बढ़ी दैट इज अ डिफरेंट थिंग, सेल बढ़ी या नहीं बढ़ी दैट इज अ डिफरेंट थिंग, आपको फॉलो ही नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि नेचुरल सी बात है आपकी कमाई नहीं रही, सेल बढ़ा भी ली, मान के चलो आपने डिस्काउंट देके सेल बढ़ा ली, कमाई तो कुछ बची ही नहीं। आप बोलोगे सर ये तो मटेरियल की कॉस्ट ही बढ़ी, मैंने कहा व्हाट एवर द केस में भी मैं मानता हूं सेल बढ़ी आपकी, सेलिंग प्राइस आपने कम किया और मटेरियल वगैरह की कॉस्ट, लेबर वगैरह की कॉस्ट बढ़ रही है। तो आपने कहा कि सर फिर कर ही क्या रहे हो। देखो यहां 20 रुपए का आपने ग्रेड 3 में सेलिंग प्राइस कम कर दिया और अगर आप देखो रॉ मटेरियल हमारा कितने से बढ़ गया 20 रुपीज से। तो फायदा क्या किया दोस्त आपने, आपका तो जो कमाई थी 40 रुपए की पूरी उड़ गई, कंट्रीब्यूशन आपका 40 रुपीज था, बचा कहां। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको ये बात ध्यान देनी चाहिए कि आपको गलती से भी ग्रेड 3 में सेलिंग प्राइस के साथ खिलवाड़ नहीं करना, यह बात आपको ध्यान देनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। किसमें नहीं करना, ग्रेड 3 में सेलिंग प्राइस के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं करना। अच्छा फिर क्या करें सर, मैंने कहा देखो फिर मैं आपको दिखाता हूं कैसे करेंगे, क्वेश्चन में सॉल्यूशन में दिखाता हूं आपको। 1.3 ये आपको दिख रहा है, कहां से देखा, ये देखिए 50, 20, 20 आपको दिखा, ये कहां पहुंच गया, चलो अभी देखते हैं। 50, 20, 20 सेलिंग प्राइस कितना कम किया आपने, आपने का सेलिंग प्राइस 50, 20, 20 पहले कितना सेलिंग प्राइस था, आपने कहा कि सर पहले था 500, 300, 200, पहले था 500, 300, 200। तो देखो 200 का 10% होता है 20, 300 में 7% होता है 20, 500 का 10% होता है 50। आपने इतना इतना रिडक्शन किया सेलिंग प्राइस पे। आपने कहा कि सर सेल्स में क्या क्या इंपैक्ट आया, आपने कहा कि सर देखो यहां पे सेल कितनी बढ़ी, आप अगर नोटिस करें सेल यहां 2000 थी, यहां कितनी होगी 2500, तो सेल कितनी बढ़ी 500 से। यहां कितनी थी बजटेड में 3000, यहां कितनी बढ़ी 100 से 3100, यहां पे 5000 से 5400 तो 400। आपने कहा ग्रेड 3 तो देखेंगे ही नहीं क्योंकि कमाई नहीं, ग्रेड 3 तो देखेंगे ही नहीं क्योंकि कमाई नहीं है। वहां पे क्या हुआ, सेलिंग प्राइस 20 से घटाया और अल्टीमेटली हमने मार्केट हमारा मटेरियल कॉस्ट भी बढ़ गई जिसकी वजह से कमाई हट गई। तो भैया ग्रेड 3 को तो सोचना ही नहीं चाहिए कि यार इसके अंदर सेलिंग प्राइस कम करके सेल्स वॉल्यूम बढ़ाने का कोई लॉजिक नहीं है, आपकी कमाई छूटी रही। आपने कहा कि सर अगर मुझे सोचना है ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के बारे में, तो आप कहेंगे ये बेंचमार्क को मीट नहीं कर रहा। बेंचमार्क कितने का था, 5% का था। मैं आपको दिखा देता हूं कहां लिखा था बेंचमार्क 5%। ये लिखा पेज 3 पे था, देखो मैंने अंडरलाइन भी किया है। ओनली इफ देयर इज एन इंपैक्ट ऑफ 5% इन सेल्स वॉल्यूम। तो आपने कहा इंपैक्ट किसमें आया, सिर्फ इंपैक्ट जो आया वो 2 में भी नहीं आया क्योंकि ये तो 3% इंपैक्ट आया।
तो सिर्फ ग्रेड 1 के ऊपर इंपैक्ट आया है, इसीलिए आपका जो आंसर बनेगा आप ये कहेंगे हमारा जो आंसर है वो क्या है, हम ये बोलेंगे देखो जी हमारा आंसर आएगा आप ये कहेंगे देखिए ग्रेड 1 ओनली। समझ में आ गया डी पार्ट क्यों है? आपने कहा देखिए ये लिखा रीजन ग्रेड 1 ओनली क्यों है, क्योंकि ग्रेड 2 में 5% मीट नहीं हो रहा और ग्रेड 3 में तो प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, तो ग्रेड 1 ओनली बन गया। अब इसके बाद आपने कहा कि सर इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, ये हमारा मतलब का नहीं है 1.4। आपने कहा फिर 1.5 देखिए किस तरीके से है, इसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज, इनमें से कौन सी एक्टिविटी रिप्रेजेंट करती है स्ट्रेटेजिक वैल्यू एडेड इनिशिएटिव दैट कैन प्रोवाइड एसएएल विद अ लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन इट्स सप्लाई चेन। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा, लॉन्ग टर्म। अगर लॉन्ग टर्म की बात कर रहा है तो सामने देखो रूटीन इंस्पेक्शन देखते ही आपको काट देना चाहिए, क्योंकि रूटीन इंस्पेक्शन तो शॉर्ट टर्म की बात है। फिनिश गुड्स को वेयरहाउस में स्टोर करना भी शॉर्ट टर्म की बात है, ये तो वैसे ही खत्म हो गया। आपने कहा अगर डिमांड फोरकास्ट एरर के चक्कर में आपने कहा कि सर लीड टाइम वगैरह की बात चल रही है या रश ऑर्डर की बात चल रही है, उसकी डिमांड फोरकास्ट एरर के जब बात कर रहे हो वो आपको कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म में सिर्फ क्या है, अगर आप लीगल फीस पे करते हो किस चीज के लिए, पेटेंट फाइलिंग के लिए, ताकि आपकी जो स्पेशल प्रोडक्ट आप बना रहे हो आपने कहा कि सर उसके ऊपर हम जो फॉर्मूलाज वगैरह हैं, जो हमारे जो कुछ भी होता है पेटेंट के अंदर, वो सारे सिक्योर्ड रहे और कोई कंपटीशन में ना आ पाए, तो हम नेचुरल सी बात है फ्यूचर के अंदर हम बहुत अर्न करेंगे। क्यों? हमारे पास एक एज हो जाएगा जो औरों के पास नहीं होगा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हमें बहुत मिलेगी, हम नेचुरल सी बात है फार्मर्स को बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट दे पाएंगे, पेटेंटेड प्रोडक्ट दे पाएंगे। तो ये आंसर होगा 1 पॉइंट आपने कहा 5 का। इसके बाद 1.5 के बाद आपने कहा 1.8, और कोई तो नहीं है बीच में, नहीं 1.8 और 1.9। 1.8 क्या कहता है देखिए, परफॉर्म अ डिटेल्ड वेरिएंस एनालिसिस ऑफ द बजटेड एंड एक्चुअल कंट्रीब्यूशन। आपको बजटेड कंट्रीब्यूशन निकालना है, एक्चुअल कंट्रीब्यूशन निकालना है और डिटेल्ड एनालिसिस करना है। इंक्लूड अ कॉम्प्रिहेंसिव ब्रेकडाउन ऑफ ऑल एलिमेंट्स causing the variances such as volume differences, सारी चीज लेके चलो, जैसे कि वॉल्यूम के अंदर डिफरेंसेस से क्या इंपैक्ट आया, सेलिंग प्राइस के अंदर चेंजेस से क्या इंपैक्ट आया, अगर कहीं कॉस्ट चेंज हुई है कॉस्ट स्ट्रक्चर के चेंज होने से क्या इंपैक्ट आया, और कहीं अगर डिस्काउंट वगैरह देने से हमने कुछ किया है तो उससे क्या इंपैक्ट आया है, उसको हमें देखना है। और 1.9 में हमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इवेल्युएट करनी है, ईबीए वगैरह करना है। हम दोनों, ये दोनों पॉइंट बड़े अच्छे हैं, देखते हैं 1.8 से शुरू करते हैं। 1.8 जो है रिकंसिलिएशन का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ये ईवीए का क्वेश्चन है। ये तो बिल्कुल आपका स्टडी मटेरियल से ही आया हुआ है। 1.8 थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं दिखा देता हूं। अच्छा क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन है। अब अगर आप ध्यान से नोटिस करें, आप अगर नोटिस करें यहां पे क्वेश्चन के अंदर हमने थोड़ी बहुत चीजें बनाई थी, लिखी भी थी। क्या लिखा था मैं आपको दिखाता हूं। ये किया, अब मेरे से अगर कोई पूछे बजटेड कंट्रीब्यूशन कितना है 9 लाख और हमारा एक्चुअल कंट्रीब्यूशन कितना है, आपने कहा 5.11 लाख। मैं जरा सॉल्यूशन पे आता हूं। देखिए इसको यहां से काटते हैं, यहां लिखते हैं एक्चुअल कंट्रीब्यूशन 5.11 लाख, बजटेड कंट्रीब्यूशन 9 लाख। दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो कहलाएंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट वेरिएंस या ऑपरेटिंग कंट्रीब्यूशन वेरिएंस कह सकते हैं। वो कितना है, आपने कहा कि सर वो आया मेरे ख्याल से 3.89 लाख। चेक कर लीजिएगा एडवर्स। आपने कहा कि ठीक है सर 3.89 लाख एडवर्स, ठीक है 3.89 लाख एडवर्स। अब इसके क्या रीजंस हैं ये देखते हैं। अब मैंने कहा देखते हैं जरा, सबसे पहले सेल्स वेरिएंस बनाएंगे, कॉस्ट वेरिएंस बनाएंगे। सेल्स वेरिएंस कैसे निकालते हैं मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, 1 मिनट लगा के।
मैंने आपको कई बार बोला है कि देखो देखो, एक होता है बजट, एक होता है फ्लेक्सिबल बजट, एक होता है एक्चुअल। हम तीन तरीके से डिफरेंस लेके चलते हैं। देखो पहले बजट में क्या होता था, बजटेड आउटपुट, बजटेड सेल्स, बजटेड कॉस्ट, बजटेड प्रॉफिट। एक्चुअल में क्या होता था, एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल सेल्स, एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल प्रॉफिट। अब इनमें डिफरेंस के तीन रीजन होते थे। पहला रीजन वॉल्यूम का वेरिएंस, दूसरा रीजन सेलिंग प्राइस का वेरिएंस, और कॉस्ट का वेरिएंस बिल्कुल सेपरेटली लेके चलते थे। अब वॉल्यूम के वेरिएंस में हम क्या कहते थे, हम कहते थे पहले जो एक्चुअल आउटपुट है उतने पे ही कितनी कितनी सेल्स होनी चाहिए, कितनी कॉस्ट होनी चाहिए। तो हमारे पास जो प्रॉफिट आता था उसको हम बोलते थे स्टैंडर्ड प्रॉफिट। की यार देखो इसी 10,000 को प्रोड्यूस करने के लिए कितने रुपए हमने सोचा था, हमने सोचा था 1,50,000, लेकिन क्योंकि 11,000 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए तो आप फ्लेक्सिबल बजट बनाओगे 165 पे, तो आप कहोगे अरे मैंने 10,000 की जगह 11,000 पे वेरिएंस निकालना चाहिए ना, 10,000 पे नहीं। तो ये वॉल्यूम का डिफरेंस है, हमने जो बजट बनाया उसमें वॉल्यूम का डिफरेंस है, उसके चक्कर में आपका यहां पे जैसे 15,000 का अंतर आ रहा है, तो इसे वॉल्यूम वेरिएंस कहते थे। 15,000 को सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस क्यों आया था? आपने कहा यही बजट अगर मैं 11,000 पे बनाता तो मेरी कितनी कमाई होती, ये होता था। आपने कहा ये होता बजटेड प्रॉफिट, ये होता था स्टैंडर्ड प्रॉफिट। तो आपने कहा 15,000 का प्रॉफिट जो होता था वो मेरा क्या कहलाता था, सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस। अब आपने कहा इसी 11,000 पे हमने कितना कमाया, 11,000 पे देखिए रेवेन्यू आया 1050, कॉस्ट लगी 890, प्रॉफिट आया 160। मैं ये एग्जांपल क्लास में लेके चलता हूं। तो आपने कहा कि सर अगर ये 11 लाख है, 11,000 पे आना चाहिए था, आया 10,50,000, तो आपने कहा ये क्यों आया? आउटपुट तो सेम है, वॉल्यूम तो मैंने सेम लिया, डिफरेंस किसकी वजह से आया है? सेलिंग प्राइस की वजह से। तो आप कहते थे सेलिंग प्राइस के अंदर डिफरेंस लेते थे, और जिस समय हम सेलिंग प्राइस का वेरिएंस ले रहे होते थे हम कहते थे कॉस्ट का डिफरेंस एक बार में मत लो, कॉस्ट का डिफरेंस बाद में लेके चलेंगे। क्यों? क्योंकि अगर कॉस्ट का डिफरेंस भी यहां पे ले लेंगे तो क्या होगा, दोनों क्यूमुलेट होकर आएंगे, कंबाइन होकर आएंगे, और हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कौन सा कॉस्ट का वेरिएंस है, कौन सा सेलिंग प्राइस की वजह से। तो आपने कहा इसको दो स्टेप में बांट लेते थे। एक स्टेप क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ सेलिंग प्राइस चेंज करके देखते थे, कॉस्ट वही 9,35,000 मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट वाली कॉस्ट लेके चलते थे। मतलब आपने कहा 11,000 के लिए कितनी कॉस्ट लगनी चाहिए थी, 9,35,000 इन दिस गिवन एग्जांपल। तो आपने कहा कि सर 11,000 पे हम 935 ही लेके चलते थे, वी डू नॉट चेंज कॉस्ट इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। हम कहते थे कॉस्ट के वेरिएंस को सेपरेटली अलग से वेरीफाई करेंगे, उसको अलग से एनालाइज करेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ किसको लेके चल रहे हैं, अभी सिर्फ और सिर्फ सेलिंग प्राइस में जो डिफरेंस आया उसकी वजह से हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या इंपैक्ट आ रहा है। तो आपने कहा 11 की जगह 10,50,000 हुआ ना प्रॉफिट रेवेन्यू, 11 लाख हमारा होना चाहिए था 11,000 यूनिट्स पे, आया कितना 10,50,000, तो आपने कहा 50,000 का नुकसान। ये कह रहा था सेल्स प्राइस वेरिएंस, और ये इक्विवेलेंट होता था सेल्स मार्जिन प्राइस वेरिएंस के, मतलब 165 और 115 के डिफरेंस। क्यों? आपने कहा कि क्योंकि सर बहुत सिंपल है, यहां पे हम कॉस्ट के वेरिएशन को नहीं ले रहे, कॉस्ट के वेरिएशन को आपने कहा बाद में लेंगे, अभी सिर्फ सेलिंग प्राइस का वेरिएंस ले रहे हैं। तो आपने कहा अच्छा, इसका मतलब जब हम यहां पे सेल्स मार्जिन प्राइस वेरिएंस निकाल रहे होते थे तो कॉस्ट कौन सी लेके चलते थे? मैंने कहा कॉस्ट लेके चलते थे स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट कभी नहीं लेते थे। सेल्स मार्जिन प्राइस वेरिएंस में आपने हमेशा क्या लेके चलना है, स्टैंडर्ड कॉस्ट लेना है, क्योंकि कॉस्ट के वेरिएंस को सेपरेटली एनालाइज कर रहे थे। अब जिसको ये बात समझ में आ गई उसको ये बात यहां पे भी समझ में आ जाएगी। जैसे इन द गिवन क्वेश्चन हमने यहां पे गलती से भी 5-11 के हिसाब से नहीं चलना, हमें क्या करना है देखिए 5-11 के हिसाब से नहीं चलना हमने, क्योंकि यहां पे क्या है, अगर मैं देखो मेरे को कौन कौन से 3 स्टेजेस लेके चलनी है। पहला डिफरेंस लेना है 10,000 और 11,000, इसे कहेंगे सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस। दूसरा लेना है प्राइस, सेल्स मार्जिन प्राइस वेरिएंस, और जिस समय प्राइस वेरिएंस ले रहे होंगे कॉस्ट पे इंपैक्ट नहीं लेंगे, सिर्फ सेलिंग प्राइस का डिफरेंस ले रहे होंगे। और तीसरा लेके चलेंगे कि इसमें कितनी कॉस्ट लगनी चाहिए थी और लगी कितनी, उसको कहते थे कॉस्ट वेरिएंस। और सेल्स मार्जिन प्राइस वेरिएंस के अंदर ध्यान देने वाली बात क्या होती है, एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट। मतलब आप ये कहेंगे कि सर देखिए जैसे यहां पे इन द गिवन क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा था, अगर आप देखिए ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, यही तीन ग्रेड। आपने कहा अच्छा 5,000, 2,000, 3,000, ये 2,000, 3,000। सेलिंग प्राइस कौन सा लेके चलेंगे, आपने का सेलिंग प्राइस लेंगे 450, 280 एंड 180। 450, 280, 180 क्या निकालने जा रहे हैं, एक्चुअल मार्जिन निकालने क्या जा रहे हैं हम, एक्चुअल मार्जिन। इसका नाम हम एक्चुअल मार्जिन देते थे। एक्चुअल मार्जिन के अंदर क्या होता था, एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस
स्टैंडर्ड कॉस्ट। अब स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी कितनी थी आपने देखा यहां पे 300, 200, 160, 300, 200, 160। ये है क्या? स्टैंडर्ड कॉस्ट। ये क्या है? एक्चुअल सेलिंग प्राइस। तो आपने कहा अच्छा यहां पे आया 150 और मल्टीप्लाई कर माइनस कर देते हैं 150, 80, 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना कितना आएगा? यहां पे मैंने गलती कर दी, ये एक्चुअल वॉल्यूम लेना था, मैंने गलती से बजटेड ले लिया, सॉरी। एक्चुअल वॉल्यूम कितना कितना था? 3100, 5400 और ये कितना था? 2500। ठीक है? क्यों? देखिए पहला वेरिएंस कौन सा लेके चलते थे? इन दोनों के बीच का डिफरेंस को। ठीक है, मतलब वॉल्यूम वॉल्यूम में डिफरेंस, तो ये होता था सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस। ठीक है, दूसरा क्या होता था? सेल्स मार्जिन प्राइस वेरिएंस। अब वॉल्यूम कौन सा हो चुका? अब एक्चुअल वाला वॉल्यूम हो चुका है। अब हम किसी भी तरीके से पुराने वॉल्यूम के बारे में बात नहीं करेंगे। अब हमें किसके बारे में बात करनी है? हमें अब सिर्फ एक्चुअल वॉल्यूम की बात करनी है। तो एक्चुअल वॉल्यूम है 2500, 3400 और 5400, मतलब आप इसे बीच में डाल रहे हैं, बजट और एक्चुअल के बीच में डाल रहे हैं। ठीक है, तो आपने कहा ठीक है 450, 280 और 180 सेलिंग प्राइस आपने एक्चुअल ले लिया और कॉस्ट ले लिया आपने स्टैंडर्ड, तो एक्चुअल मार्जिन आ गया। मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 375, 3.75 लाख, 2.48 लाख, 1.08 लाख, टोटल 7.31 लाख, टोटल 7.31 लाख। आपने कहा ठीक है सर, अब हमें क्या करना है? इसके बेस पे अब हमें वेरिएंसेस निकालने हैं। तो सबसे पहले देखिए कौन कौन से वेरिएंस निकालना शुरू कर रहा हूं। देखिएगा बड़ा आसान क्वेश्चन है, मैं अब सारे वेरिएंस निकाल रहा हूं। तो पहला होगा सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस। सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस में आप क्या कर रहे हो? बताऊं फॉर्मूला? एक्चुअल वॉल्यूम माइनस बजटेड वॉल्यूम, एक्चुअल वॉल्यूम माइनस बजटेड वॉल्यूम इनटू स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। मतलब एक्चुअल वॉल्यूम है 2500 माइनस 2000 बजटेड वॉल्यूम इनटू हमारे पास कंट्रीब्यूशन पर केजी कितना है? 200। तो यहां पे हो गया 2500 माइनस 2000 इनटू 200। समझ में आ गया? 1 लाख। ऐसे ही यहां पे 3100 माइनस 3000 इनटू आपने का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? 100। 3100 माइनस 3000 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 100। आपने ग्रेड 3 का भी निकाल दिया, टोटल आ गया मेरे पास 1,26,000। तो आपने कहा कि मतलब हमने पहली चीज देख ली, वॉल्यूम बढ़ा है, सिर्फ वॉल्यूम बढ़ा है, सेलिंग प्राइस भी पुराना, कॉस्ट भी पुरानी, कंट्रीब्यूशन भी पुराना। ठीक है, सिर्फ चेंज किस में लाए हैं? वॉल्यूम में। कि 10,000 की जगह 11,000 बेच रहे हैं, उसके चक्कर में जो कॉस्ट पर यूनिट, जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है वही होता, तो आप कितना एक्स्ट्रा कमाते। ये है वॉल्यूम वेरिएंस। इसके बाद आया सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस के अंदर कॉस्ट का चेंज नहीं लेके चल रहे, सिर्फ क्या है? सिर्फ सेलिंग प्राइस का डिफरेंस लेके चल रहे हैं। तो आपने कहा कि सर देखिए सेल्स मार्जिन, आपने कहा प्राइस वेरिएंस, यहां पे सेल्स कंट्रीब्यूशन प्राइस वेरिएंस बोल दीजिए। आपने कहा कि सर यहां पे देखिए कितना कितना आया? 150, 80, 20, 150, 80, 20 ये आया एक्चुअल मार्जिन पर यूनिट पर केजी। और आपको पता है क्या? आपको पता है क्या? अब ध्यान से देखिए क्या क्या डिफरेंस है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्चुअल मार्जिन पर केजी माइनस स्टैंडर्ड मार्जिन पर केजी। दिस माइनस व्हाट? दिस 200, 100 और 440। आपने कहा देखिए 200, 140 मल्टीप्लाई कैसे करते थे? एक्चुअल क्वांटिटी से या एक्चुअल वॉल्यूम से। 2500, 3100, 5400 ये आ गया, आपके पास वेरिएंस आ गया। कई लोग कहते थे सेल्स मार्जिन प्राइस वेरिएंस की जगह से सेल्स प्राइस वेरिएंस निकाल दे तो भी सेम आंसर आएगा। मैंने कहा निकाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं। बिल्कुल मत सोचिए कि आपको पूरा कंट्रीब्यूशन प्राइस वेरिएंस ही निकालना है। यू कैन कैलकुलेट सीधा सेल्स प्राइस वेरिएंस, मतलब आपको सेलिंग प्राइस तो दोनों में सेम है, तो आप कहेंगे इससे तो इंपैक्ट आ नहीं रहा। जितना आपका सेलिंग प्राइस में इंपैक्ट आया, जैसे यहां 500 और 450, देखिए कितने का अंतर आया? 50 का। बिल्कुल यहां पे भी देखिए कितने का अंतर आया? 50 का। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे एक्चुअल वॉल्यूम से। तो एक ही बात है, आपको घबराने की जरूरत नहीं। मतलब पहली चीज हमने निकाली क्या? पहली चीज निकाली हमने अपना सेल्स
मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस, दूसरा निकाला हमने सेल्स प्राइस वेरिएंस या सेल्स मार्जिन प्राइस वेरिएंस, तीसरा निकालना है कॉस्ट वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस मतलब कितनी कॉस्ट लगनी चाहिए थी और कितनी कॉस्ट लग गई। अब आपने कहा कि सर देखिए कितनी कॉस्ट लगनी चाहिए थी और कितनी कॉस्ट लग गई, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम बड़ा सिंपल सोचते हैं कि यार हमारी एक्चुअल आउटपुट पे याद रखना, किस पे, एक्चुअल आउटपुट पे कितनी कॉस्ट लगनी चाहिए थी और एक्चुअल आउटपुट पे कितनी कॉस्ट लग गई, ये देखना होता है। समझ में आ गया। अब आपने कहा कि सर मुझे बात समझ में आ गई, मतलब एक्चुअल आउटपुट पे, क्योंकि यहां पे एफिशिएंसी का रोल नहीं है, यहां पे किसी तरीके से भी एफिशिएंसी का रोल नहीं है, यहां पे किस चीज का रोल आ रहा है, वैसे जो हमारे पास क्वेश्चन होते हैं उसमें लेबर की एफिशिएंसी, मटेरियल में ज्यादा इनपुट लगा आउटपुट लगा, यहां पे सिर्फ प्राइस का वेरिएंस आ रहा है। आपने कहा कि ठीक है, तो एक्चुअल आउटपुट पे आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कितनी कॉस्ट लगनी चाहिए थी, जैसे यहां पे कॉस्ट 300 है, कितनी लग गई 320, तो आपने कहा इस तरीके से कॉस्ट वेरिएंस भी निकाल देंगे। हमारे पास यहां पे कॉस्ट वेरिएंस भी आ जाएगा, दिखा दे रहा कितना आएगा, ऊपर लिखा हुआ 2,20,000। और वो कॉस्ट वेरिएंस आ किसकी वजह से रहा है, अगर आप ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से देखोगे तब समझ में आएगा। आप कहोगे ना तो मेरा लेबर की कॉस्ट चेंज हो रही, ना वेरिएबल ओवरहेड चेंज हो रहा, देखो दोनों तीनों में ना लेबर की कॉस्ट चेंज हो रही है ना वेरिएबल ओवरहेड। वो सिर्फ और सिर्फ किस वजह से आ रहा है, क्योंकि चेंज जो आ रहा है वो सिर्फ मटेरियल के प्राइस में आ रहा है। तो आपने कहा कि सर जितना भी कॉस्ट वेरिएंस है वो सिर्फ किस वजह से है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस की वजह से। इसमें कोई क्वांटिटी वेरिएंस निकल ही नहीं सकता, यूसेज वेरिएंस मटेरियल का, क्योंकि ये नहीं बता रखा कितना इनपुट लगेगा किस पे। तो जितना मटेरियल प्राइस वेरिएंस होगा उतना ही मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस होगा और उतना ही टोटल कॉस्ट वेरिएंस होगा, ये कहना चाह। क्लियर हुआ। अच्छा, इसके अंदर एक चीज और इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है, आपको क्योंकि एनालिसिस करना है डिटेल में, तो आपको यह भी सोचना चाहिए कि वॉल्यूम वेरिएंस, सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस के और क्या सब पार्ट्स हो सकते हैं, क्या कारण है जिसकी वजह से ये आया। अब आप कहोगे कि सर एक कारण तो सबसे बड़ा है, 10,000 की बजाय आपने कितने ग्रेड 3 बेचे, 11,000, मतलब 1,000 ज्यादा बेचे। 10,000 की जगह कितने ज्यादा बेचे, 11,000 बेचे ना, तो 1,000 ज्यादा बेचे। 10,000 पे 9 लाख कमाने की सोचा था, तो 1,000 पे कितना एक्स्ट्रा कमाई होगी। आपने कहा कि सर 10,000 पे 9 लाख, तो 1,000 पे 90,000। तो अगर आप ध्यान से देखिए, इसीलिए अगर आप ध्यान से देखेंगे, सेल्स मार्जिन क्वांटिटी वेरिएंस कितना आया, 90,000। सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस कितना था, सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस था मेरा 1,26,000। उसमें से सेल्स मार्जिन आपका क्वांटिटी वेरिएंस कितना आया, आपने कहा कि सर इतना आ गया। और लास्ट मिक्सचर मतलब क्या होता है, आपने कहा मिक्स वेरिएंस। मिक्स वेरिएंस का मतलब क्या है, आप कहेंगे कि सर देखिए वही 11,000 यूनिट अगर इस रेशियो में होते हैं 235 में, तो आप कहते कितनी सेल होती। 11,000 अगर 235 में जाता तो आप क्या करते, आप कहते कि सर देखिए ये होता 2,200, ये होता 3,300 और ये होता 5,500। तो डिफरेंस ले लेते, उसके हिसाब से चलते हैं। आपने कहा कि सर कैसे, मैंने कहा देखिए ये दिखाता हूं मैं आपको मिक्स वेरिएंस। मिक्स वेरिएंस में आप क्या करते, देखिए 2,500 माइनस 200 कितना आया, 300, ये आया 300 सेल्स मार्जिन मिक्स वेरिएंस। 3,100 माइनस 3,300 200 एडवर्स, और 5,400 माइनस 5,500 100 एडवर्स। आपने कहा इतने इस रेशियो के बजाय उसी एक्चुअल क्वांटिटी को हमने इसमें बेचा, उतने ही ग्रेड्स, मतलब टोटल 11,000 अगर इस हिसाब से बेचते तो आता 2,200, 3,300 और 5,500। बेचा किस हिसाब से, 2,500, 3,100 और 5,400। मतलब दिस इज रेशियो के हिसाब से ना, अलग रेशियो में बेचा, मिक्सचर चेंज कर दिया। और कंट्रीब्यूशन कितना है, 200, 100 और 40। तो आपने कहा सर 200, 100 और 40, तो आपने कहा कि सर हमारा इसकी वजह से कितना इंपैक्ट आया, 36,000 का फायदा हुआ, क्योंकि हमने मिक्सचर बदल दिया। जिस हिसाब से बेचने की सोचा था उस हिसाब से नहीं बेचा, इस वजह से मेरे को कितने का फायदा हुआ है, 36,000 का, इस वजह से मुझे फायदा हुआ है। आपने कहा ठीक है सर, इस वजह से मुझे 36,000 का क्लियर कट फायदा है। तो आप इसी पूरी कहानी को लिखेंगे क्या, कि वॉल्यूम वेरिएंस दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। एक आप कहेंगे क्या, मिक्स वेरिएंस, एक आप कहेंगे वॉल्यूम वेरिएंस, सब क्वांटिटी वेरिएंस या सब वॉल्यूम वेरिएंस।
आपने सारे वेरिएंसेस निकाल दिए और डिटेल में लिख के आप कहानी जितना लिख सकते हैं उतनी डिटेल एनालिसिस करके आप आ सकते हैं। यह पूरा आपका रिकंसिलिएशन का क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत मजेदार क्वेश्चन था। इसके बाद हम आगे बढ़े, आपका ईवीए वाला क्वेश्चन जो कि सेम आया है स्टडी मटेरियल से, मैं आपको दिखा देता हूं। ये रहा आपका स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन 4 चैप्टर 9 इलस्ट्रेशन 4 पेज 17 पे। मैं आपको समझा देता हूं किस तरीके से आपकी ईवीए का क्वेश्चन। 1.9 इवेल्युएट एसएएल्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन गिवन डेटा। डेटा दे रखा है, आपको फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना है। देखिएगा आपका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में क्या बताया, पेज 4 पे केस स्टडी के लास्ट में कहता है एज ऑन 31 मार्च 25 एसएएल हैज अ शेयर कैपिटल ऑफ 5 करोड़, रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ 4 करोड़, लॉन्ग टर्म डेट ऑफ 16 करोड़, ट्रेड पेएबल ऑफ 0.2 करोड़। अब आपने कहा कि सर कैपिटल एम्प्लॉयड वगैरह अगर हम देखते हैं तो आप कहेंगे देखिए 5 करोड़ शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस 4 करोड़, इक्विटी हो गया, इक्विटी साइड पे मतलब 9 करोड़ और लॉन्ग टर्म डेट हो गया 16 करोड़, लॉन्ग टर्म डेट हो गया 16 करोड़, ये करोड़ है, तो टोटल हो गया 25 CR। आपने कहा ट्रेड पेएबल जो है उसको नहीं लेते, वो सीए माइनस सीएल करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी में आता है। कहता है एसएएल हैज डेमोन्स्ट्रेटेड स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बाय अचीविंग अ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। पीबीआईटी जो है आपको दे रखा है 9 करोड़ का, आपको पीबीआईटी दे रखा है। देखिए आपने बहुत ज्यादा लोन ले रखा है, आपकी इक्विटी और रिजर्व एंड सरप्लस में कम पैसे हैं। पीबीआईटी जो है आपका 9 करोड़ है। इंटरेस्ट पेड फॉर फाइनेंशियल ईयर इज 1.12 करोड़। अगर इंटरेस्ट पूछे तो 1.12 करोड़ है, तो आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी बहुत अच्छा खासा है, इंटरेस्ट अच्छे से रिकवर कर रहे हो, मतलब आप जो कैपिटल उठाते हो वो लोन वाली कैपिटल ज्यादा उठा रहे हो एज कंपेयर टू शेयर कैपिटल। आगे कहता है द कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज 30%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 12.5% और कॉस्ट ऑफ डेट इज आपने का 4.9%। बिल्कुल देखो जैसे यहां पे था, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इतनी, कॉस्ट ऑफ डेट इतना, टैक्स रेट इतना, बिल्कुल सेम है। देख लो अगर ध्यान से, बिल्कुल सेम चीजें। क्वेश्चन कर रखा होगा तो आपको पता होगा, नहीं क्या होगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारी गलती। तुम अगर शॉर्टकट मेथड लगाओगे तो पेपर में अगर आ गया तो बाद में मत कहना मेरे से, ठीक है? वो तो तुम्हारा है, तुम्हारी चॉइस चल रही है ना। तो अगर आप ध्यान से देखें, पीबीआईटी इतना था, इंटरेस्ट माइनस के, अब मैं क्या निकालने जा रहा हूं, नोपैट माइनस, आपको भी पता है क्या होता है, WACC इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड ईवीए होता है। तो नोपैट कितना आएगा, पीबीआईटी है 9000, 1.1 करोड़, 1.12 जो था आपका इंटरेस्ट था, माइनस कर दिया तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। टैक्स कितना था, 30%, माइनस कर दिया, आपके पास आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब इसमें क्योंकि नोपैट नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इंटरेस्ट नहीं आता, इंटरेस्ट डिडक्ट मत करो, मतलब इंटरेस्ट ऐड बैक करो। मतलब कहना क्या चाहता हूं, उसमें इंटरेस्ट इंक्लूसिव होता है। इसको मैंने 3 तरीके से करना सिखाया था क्लास के अंदर, बहुत अलग अलग तरीके से, ये ऐसे सोचो वैसे सोचो। तो क्लास जिसने की है वो क्लास रेफर कर ले, उसको समझ में आ जाएगा कि यहां पे क्या था। यहां पे क्या होता है, हम इंटरेस्ट को ऐड बैक करते हैं नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालने के लिए, इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स ऐड बैक करते हैं। आपने कहा कि सर इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स ऐड बैक किया, तो आपने ये करने के बाद नोपैट आ गया 6.3 करोड़, ये मैंने यहां लिख दिया। 3 तरीके से सिखाया था, अलग अलग, बहुत डिटेल में, बहुत ज्यादा, है ना। तो अब देखिए नोपैट क्या है, 6.3 करोड़। आपने कहा कि सर अब देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, 25 करोड़, और WACC कितना है, आपको WACC निकालना पड़ेगा। WACC कितना है, आपने कहा 9 करोड़ पे 12.5% का इंटरेस्ट है, मैंने नहीं किया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी दे रखी है 12.5%, 12.5%, एंड 16 करोड़ पे 4.9% की हमारी कॉस्ट ऑफ डेट है। अच्छा, तो अब आपको वेटेड एवरेज निकालना है, तो मतलब 9 करोड़ इंटू 12.5 और 16 करोड़ इंटू 4.5 डिवाइड बाय 25 कितना आता है, 7.636%। ये वेटेड एवरेज निकल आई।
कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्विटी की ले ली और वेट्स ले लिया। वेट क्या है, इक्विटी 9 करोड़ और लॉन्ग टर्म डेट का 16 करोड़, डिवाइड कर दिया 25 से, आपके पास आ गया। अब आपने 25 करोड़ से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास क्या आ गया, EVA। आपके पास आ गया EVA। अब EVA आया 4.391 करोड़, मतलब आपके पास खूब पैसे हैं। सारी चीज लगाने के बाद, इंटरेस्ट वगैरह सब चीज दिमाग लगाने के बाद आपने कहा मेरे पास इक्विटी के भी पैसे हटा दिए, मैंने कितना पैसा देना है, आपने कहा मैंने लोन के भी इंटरेस्ट के साथ वगैरह सब पैसे मान लिए कि मैंने दे दिए, तो मेरे पास अब नेट कितना बच रहा है, अभी भी मेरे पास 4.391 करोड़ बच रहा है, जो कि बहुत हैंडसम अमाउंट है। हम ये कहेंगे, हम ये यहां पे एनालाइज करेंगे कि यहां पे हमारे पास लॉन्ग टर्म डेट पे आपने का कम इंटरेस्ट है एज कंपेयर टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो हमने समझदारी करके लॉन्ग टर्म डेट को ज्यादा उठा रखा है 16 करोड़ एज कंपेयर टू रिजर्व एंड सरप्लस एंड आपने का इक्विटी, ये हमने समझदारी कर रखी है। यही सारी कहानी आपको पेपर में लिख के आनी है और आपको ये थोड़ा बहुत लिख देना है कि यार हमें थोड़ा इंटरेस्ट के साथ हेजिंग वगैरह करनी है ताकि हमारा पोटेंशियली जो रिस्क है वो मिटिगेट हो सके। आपको थोड़ा बहुत एसएफएम वाली लैंग्वेजेस यहां पे लिख के यानी थोड़ा दिमाग लगा के एसएफएम में जैसे बोलते हैं ना प्रूडेंट डेट मैनेजमेंट करो, ये सब चीजें लिख के आ जानी, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। इसी के साथ आपकी केस स्टडी 1 खत्म है, पूरी केस स्टडी 1 इसी के साथ समाप्त हो गई। अब आ रहे हैं केस स्टडी 2 पे। अब आ रहे हैं हम कहां, केस स्टडी 2 पे। जल्दी से आ जाते हैं केस स्टडी 2 पे। केस स्टडी 2 जो थी एक डायमंड कंपनी से रिलेटेड थी, बड़ी अच्छी केस स्टडी है, बहुत आसान केस स्टडी है और जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको सिंपल कहानी लिखी हुई है, इसके अंदर क्वेश्चंस भी बहुत आसान है कि वो ग्लोबल एक्सपेंड करना चाह रहा है, वो प्रमोट करता है कि डिसेंट्रलाइज वे में काम करता है। जैसे आप यहां पढ़ोगे ना कि डायमंड्स में वो प्रेफर क्या करता है, पेन कहां गया, ये रहा, डायमंड सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी के ऊपर वो वर्क करता है। बिजनेस स्ट्रक्चर और उनकी स्ट्रेटेजी क्या है, हम पूरी तरह डिसेंट्रलाइज करना चाहते हैं। डिसेंट्रलाइज से हमें क्या फायदे हैं, यहां हमारे को डिसेंट्रलाइज से फायदे देती है। अगर आप इस चीज को पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, ठीक है, क्या है, दिस अप्रोच प्रमोट्स ऑटोनॉमी एंड अकाउंटेबिलिटी while ensuring that each division's objective aligns with company's overarching strategic goals। आप कहोगे ये पढ़ा के रहे हो सर इतना डिटेल में, एक्चुअली जो आपके सामने अब क्वेश्चन आने वाला है, आपके सामने जो क्वेश्चन आने वाले हैं ये रहा। आपने कहा कि सर इन क्वेश्चंस में ऐसा क्या है जो आप एकदम पढ़वाने बैठ गए, इन क्वेश्चंस में आपको कुछ माथा नहीं लगाना, आपको सिर्फ ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन 2.4 पे आइए, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। देखिए क्या क्वेश्चन है, 2.4 नहीं 2.5। Which of the following is most likely to be true about Diamond Limited's management structure and strategy? वहीं लिखा है, आप पढ़ के सीधा समझ सकते हैं ना, स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटेजी के बारे में बात कर रहा है। तो आपने कहां देखा था स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटेजी, आप कहेंगे कि सर ये देखो ये देखा था हमने स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटेजी, मतलब पहले क्वेश्चन पढ़िए बाद में केस स्टडी, तो आपको सीधा समझ में आ जाएगा। स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटेजी के बारे में बोला है तो आप कहेंगे अच्छा ये रहा स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटेजी। अब इसमें से सिर्फ ये वाली लाइन ओवरआर्चिंग स्ट्रेटेजिक गोल देखो ये सेट बैठ रही है, आप पढ़ोगे। बाकी 3 वैसे तो सही होता रियल लाइफ में, बाकी 3 के आंसर सही हो जाते, लेकिन इन दिस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन, इन दिस कॉन्टेक्स्ट ऑफ केस, सिर्फ ये वाला सही बैठेगा, बाकी 3 सही नहीं बैठेंगे, क्योंकि पूछा है चारों में से किस लिए उसने स्ट्रक्चर और स्ट्रेटेजी लगा रखा। वैसे रियल लाइफ में आपके चारों आंसर सही बैठ जाएंगे, लेकिन इन दिस पर्टिकुलर केस आपका सिर्फ केस का 4th पार्ट ही सही बैठेगा, बाकी 3 नहीं बैठेंगे, अगर आप ध्यान से केस को पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद यहां तक समझ में आ गया, एक क्वेश्चन मैंने करा दिया 2.5। इसके बाद इसने ग्लोबल एक्सपेंशन और प्रोडक्ट अलाइनमेंट के बारे में बात की। इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मेरे को आपके साथ आना पड़ेगा
क्वेश्चन 2.9, क्वेश्चन 2.9 पे तीन ही क्वेश्चन है, एक 2.4, एक 2.5, एक 2.9। 2.9 पे आ गए, 2.4 सबसे आखिर में देखेंगे। कहता है क्या डायमंड लिमिटेड बेनिफिट करेगा अगर इटली ब्रांच जो है परचेज करेगी इंडिया से? कमेंट करो। अब इसके लिए आपको क्या करना है, आपको आना है स्टडी मटेरियल पेज 25 ऑफ चैप्टर 12, पेज 25 ऑफ चैप्टर 12। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। देखो इटली 30%, 40%, जो मैं पढ़ने जा रहा हूं एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन पढ़ने वाला है, बिल्कुल सेम है। तो बस फिगर्स हो सकता है थोड़ा सा अंतर आ जाए, सेम चीज पढ़ूंगा मैं, आप लोग घर पे ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको यहां पे करवा रहा हूं, जल्दी से देखिएगा। इसका मतलब यह है कि आपको स्टडी मटेरियल सही से पढ़नी है एससीपीएम की। अगर पेपर में आया तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि क्वेश्चन सेम आ जाए। मैं गारंटी नहीं लेता, मगर मेरे को ऐसा लगता है कि काफी जरूरी है कि हम स्टडी मटेरियल को अच्छे से पढ़ें एससीपीएम के। अब देखिए क्या बोला उसने, कहता है क्या डायमंड लिमिटेड को बेनिफिट होगा। अब इसके लिए हम आ गए ग्लोबल एक्सपेंशन वाली बात पे। कहता है ग्लोबल, अब पेज पे हूं, केस स्टडी 2 में पेज 12 पे हूं। कहता है ग्लोबल एक्सपेंशन है प्रोडक्ट अलाइनमेंट। अब इसमें इसने क्या बोला, इसने सोचा डायमंड लिमिटेड ने कि क्यों ना मैं रिटेल जेम्स एसपीए खरीद लूं। ये एक इटली बेस्ड कंपनी है और वो सोच रहा है, उसने एक्वायर कर ली, क्यों ना नहीं एक्वायर कर ही ली थी 2023 में। अब रिटेल जेम वाले सोच रहे हैं, रिटेल जेम अभी तक क्या करता था, वो रिटेल जेम के बारे में अभी तक था कि रिटेल जेम 50,000 यूनिट्स अभी तक प्रोड्यूस कर रहा था अपना लोकल परचेज वगैरह करते हुए, लोकल सेल वगैरह करते हुए। अब मैं ये सोच रहा हूं रिटेल जेम से मैं कहूं कि तू क्या कर, डायमंड स्टडेड ज्वेलरी जो है अहमदाबाद वाली डिवीजन से खरीद, बाहर से मत खरीद। सिमिलर हमारे पास भी प्रोडक्ट है तो उसको थोड़ा बहुत हम चेंज करा के तेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट बना देंगे जो तेरे को चाहिए। उसे एक्चुअली चाहिए था जेम मिलानो, हमारे पास थोड़ा सा अंतर था, जेम इंडो नाम से था, तो हम उसको चेंज करके जेम मिलानो की तरह बना देंगे और तेरे को दे देंगे। तू हमसे खरीद, तू बाहर से मत खरीद, हमारी तो कंपनी हो गई है, तू हमारी सब्सिडी है। अच्छा, अब इसके बारे में सोचना उसको ऐसा करना चाहिए या नहीं। अहमदाबाद डिवीजन की कैपेसिटी जो है वो 1,20,000 की है और हमारी जो रिटेल जेम लिमिटेड है उसकी कैपेसिटी है 50,000। तो वो चाहे तो 50,000 अगर कैपेसिटी अवेलेबल है अहमदाबाद वाले से खरीद सकती है। अगर वो मार्केट में लोकली खरीदता है जेम मिलानो वहां से इटली से, तो उसको ₹144 1600 यूरो इज इक्विवेलेंट टू व्हाट 1,44,000 दे रखा है, उतने का पड़ेगा। लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि क्यों ना अहमदाबाद डिवीजन से दे दें उसको। हम ये सोच रहे हैं उसको जो है ट्रांसफर जो हम करेंगे वो 1,700 यूरो में कर देंगे, मतलब 1,53,000 रुपीज पड़ेगा। अब आपने कहा कौन पागल ऐसे करेगा, ज्यादा पड़ रहा है। अरे पागल नहीं, यार टैक्स का भी देखना है ना, ये मत सोचो कि महंगा पड़ रहा है, परचेज प्राइस ज्यादा पड़ा है, नहीं, अभी सोचेंगे। हम उसको ट्रांसफर कर देंगे, ये सोच रहे हैं 153 में। आपने कहा ठीक है। आपने कहा कि सर इसके अंदर सारी चीज इंक्लूड होंगी, कोई और एक्स्ट्रा ड्यूटी नहीं है 153 में, कोई हैंडलिंग चार्ज नहीं है, सब कुछ इंक्लूड करके 153 पड़ेगा। अब हमसे क्या कहा, अगर हम एक्सटर्नली बेचते हैं तो अगर इंडिया में ही अहमदाबाद डिवीजन बाहर किसी को बेच रही है, मान के चलो अहमदाबाद टू दिल्ली, तो उसकी जो जेम इंडो बनाने की कॉस्ट है 108 पड़ रही है। उसकी जो कॉस्ट पड़ रही है वो कितनी पड़ रही है 108। और जब वो इंटरनेशनली इसको जेम मिलानो को बेचता है, आपने कहा उसकी कॉस्ट पड़ेगी 1400, मतलब वो कितने में बेचने की सोच रहा है, ट्रांसफर प्राइस क्या रखने की सोच रहा है, टीपी रखने की सोच रहा है $1,400 यूरो। तो आपने कहा 153,000 जो है 1,700 का है, तो 1,400 का कितना बनेगा, आपने कहा ये बनेगा 1,20,000
126,000 रुपीज में हम ट्रांसफर करने की सोच रहे हैं। सर लेकिन कॉस्ट तो हमारे को 153 की पड़ रही है, आप ट्रांसफर करोगे 126 की। अरे सुनो तो, देखो तो, क्वेश्चन ही तो पढ़ रहा हूं मैंने, कौन से जल्दी खत्म कर दिया। यहां तक क्या बोला था, जेम मिलानो अगर रिटेल वाला जो है इटली से ही खरीदता है 1,44,000 का पड़ा था, हम अगर इसको भेजेंगे तो हमारे को कॉस्ट पड़ेगी 153 की। हम सोच रहे हैं हम इसको ट्रांसफर कर दें 126 में, थोड़ा लॉस उठा के, कोई बात नहीं, टैक्स को बचाना चाह रहे हैं हम। अगर यही चीज हम इंडिया में बेचते तो 1,08,000 की बेचते। आपने कहा ठीक है। अब क्या कहता है आगे, आगे कहता है हम पूरे के पूरे 50,000 इसको इंटरनली ट्रांसफर कर देते हैं, जेम मिलानो बना के दे दिया अहमदाबाद से। और लेकिन ये भी बताया कि करेंटली हम अहमदाबाद से 1 लाख यूनिट बेच रहे थे। अब 1,20 की कैपेसिटी थी अहमदाबाद की, 1 लाख आप बेच रहे थे। अब परेशानी क्या है, आप 1,20 में से 1 लाख बेच रहे थे, आपके पास सिर्फ 20,000 की स्पेयर कैपेसिटी थी। अगर आप रिटेल स्टोर को देते हो 50,000 तो आपकी जो 30,000 की एक्सटर्नल सेल्स है, करंट सेल, वो टूट जाएगी। क्यों? 20,000 तो स्पेयर थी, तो 50 में से 20 तो वहां से निकाल दी, लेकिन 30,000 कम पड़ रही थी, उसके चक्कर में आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। क्यों बियर करनी पड़ेगी? क्योंकि आपने कहा, क्योंकि आप इसको जेम मिलानो की जगह बना के रिटेल स्टोर को देना चाहते हैं। आपको पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट इंडिया के लिए अगर प्रोड्यूस करते हो तो 80,000 पड़ रही है। आपने कहा कि ठीक है, लेकिन अगर आप इटली के लिए करते हो तो 74,000 पड़ रही है। अब इटली के लिए जो हम प्रोड्यूस करते हैं तो कुछ एडॉप्शन कॉस्ट भी लगानी पड़ती है, क्योंकि जेम इंडो थोड़ा सा अलग है जेम मिलानो से, तो 24,000 का और खर्चा करना पड़ता है, तो आपकी कॉस्ट बढ़ के 98,000 हो जाएगी। कैसे? 74 + 24 आपने कहा 98,000 पड़ेगी अगर हम इटली के लिए प्रोड्यूस करके भेजेंगे, जबकि इंडिया के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपको कितना बच रहा है? 1 लाख। तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचें तो देखिए, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, अगर हम बेच रहे हैं 1,08,000 में इंडिया में, और इंडिया में 80,000 की कॉस्ट पड़ रही है, 1 लाख मैंने गलत शायद बोल दी थी, 80,000 पड़ रही है, तो कितने रुपए बच रहे हैं? 28,000। और अगर हम इटली बेच रहे हैं, इटली में हम कितने का बेच रहे हैं? आपने का ट्रांसफर किया 126, अभी देखा था आपने कहा कि सर प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी पड़ रही है? प्रोडक्शन 74 और 28, 74 और 24, आपने कहा ये भी बचा 28,000, मतलब आपने कहा दोनों जगह 28,000 ही बच रहा है। लेकिन आपने कहा सर 153 भी तो था, अरे वो सब ड्यूटी व्यूटी लगा के था, उसको अलग उठा के रख दो, वो सब ड्यूटी व्यूटी लगा के ट्रांसफर था। आपको, आप जो बेच रहे हो आपको कितना बचेगा? बाकी तो ड्यूटी है ना 153 और 126 के बीच में। आपने कहा ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ड्यूटी वगैरह, आपने कहा 28,000 बच रहे हैं, तो आप कहीं भी बेचो, इससे इंटरनली तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा। इंटरनली बेचो या बाहर बेचो, आपको कमाई तो 28,000 ही है। अब आपने सोचा, आपने क्या सोचा, देखिए दोनों जगह कमाई कितनी है? 28,000, और ये भी आपको दिख गया 30,000 की आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगेगी। अब 30,000 पे अब आपने सोचा क्या कि हमें अहमदाबाद डिवीजन को कितने रुपए का फायदा होगा? अहमदाबाद डिवीजन, अब इस चीज को मैंने बहुत डिटेल में कराया था, फिर भी थोड़ा बहुत ब्रीफ में बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। पहले वो 1 लाख बेच रहा था अहमदाबाद, 20,000 तो बेच नहीं रहा था। अब 30,000 इधर दे या उधर दे, कोई फर्क नहीं है, अहमदाबाद डिवीजन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना। उसकी एडिशनल कमाई जो हुई वो तो सिर्फ 20,000 पे हुई या नहीं हुई? आप सोचो, 1 लाख तो पहले भी बेच रहा था, इंटरनली वो कैसे बेच रहा था, मतलब दिल्ली बेच रहा था, मान के चलो 1 लाख, और उस पर 28,000 रुपए पर यूनिट कमा रहा था। अब उसने 1,20,000 रुपए पे 28,000 रुपए पर यूनिट कमाने शुरू कर दिए। एक पीस में क्या किया उसने? 70 बेच रहा है, 70,000 वो बेच रहा है दिल्ली में, और बाकी वो बेच रहा है कहां पे? रिटेल स्टोर इटली 50,000, रिटेल स्टोर इटली पे भी 28,000 है, दिल्ली पे भी, दिल्ली ट्रांसफर करने पे भी, जो भी सेल्स है इंडिया में सेल्स पे भी आप कहेंगे 28,000। तो अल्टीमेटली उसकी कमाई तो 20,000 यूनिट्स पे बढ़ी। कितनी? 28,000 के हिसाब से कितनी रुपए बढ़ गई? 56 लाख, 56 करोड़, जो भी आ रहा है। इंडिया में टैक्स रेट कितना है?
क्वेश्चन में दिया था इंडिया में टैक्स रेट 30% है, यहां पे पढ़ेंगे आप, जबकि वहां पे आपका इटली में है टैक्स रेट 40% इनकम टैक्स रेट। तो इंडिया में जब इनकम टैक्स है 30% तो नेट हमारी कमाई होगी 39,20,000। इंडिया में 39,20,000 की कमाई मेरी बढ़ गई। अब रिटेल स्टोर भी तो अपनी डिवीजन है तो हमारी कमाई, हमारा ही दूसरा हाथ है, उसमें देखते हैं कमाई बढ़ी है या नुकसान हुआ। अगर उसमें नुकसान होता है और 39,20 से कम का नुकसान होता है तो जल्दी से हाँ बोल दो कि हाँ चलो ये वाला इसको ट्रांसफर करा करेंगे। लेकिन अगर उसमें नुकसान 39,20 से ज्यादा होता है तो नहीं करेंगे फॉलो। चलो देखते हैं। अब आपने कहा कि सर रिटेल स्टोर को हमने बेचा 50,000 यूनिट्स को 50,000 पे, वो वहां पे कितने का उठा था 144 का, उसको अब कितने का पड़ रहा है 153। क्यों सर 153 क्यों? अरे ड्यूटी वगैरह भी तो थी, तो उसको क्या पड़ा, नेट कॉस्ट जो पड़ी उसको 153 की पड़ी, तो सर नुकसान हो जाएगा। अब वो 153 पे खरीद रहा है, पहले वो 144 पे खरीद रहा था, उसको तो 45 लाख का नुकसान हो गया। मैंने कहा हुआ 45 का, रुक तो जाओ। 45 का पहले मान के चलो, पहले मान लेते हैं उसकी ये 45 करोड़ है ना, पहले मान लेते हैं उसका 100 करोड़ का प्रॉफिट था। अब प्रॉफिट कितना रह जाएगा 55 करोड़ का रह जाएगा या नहीं? तो 40% के हिसाब से पहले उसके पास 60 लाख बचते थे, 60 करोड़ बचते थे। क्यों? 40% उसका इनकम टैक्स कट जाता था। अब 55 करोड़ पे 40%, आपने कहा कि सर $33 करोड़ उसका रह जाएगी कमाई। आपने कहा मतलब क्या हुआ सर? मैं ऐसे ही 100 करोड़ ऐसे एजम्पशन ले ली, पहले मान लो 100 करोड़ कमाई। आप कहोगे कि सर इनकम टैक्स की वजह से डिफरेंस जो आ रहा है वो 45 करोड़ का नहीं आ रहा, वो कितने का आ रहा है? अगर आप नोटिस करो वो आ रहा है 27 करोड़ का। क्यों 27 का? क्यों? आप 100 के हिसाब से ले लो, आप 200 के हिसाब से ले लो, हमेशा 27 करोड़ का ही आएगा। आप देखो इधर, आप किसी के हिसाब से ले लो, डिफरेंस जो है, अगर आप कह रहे हो 45 करोड़ की कमाई घट गई है ना, आप कह रहे हो पहले था 200 करोड़, अब होगी 45 करोड़ माइनस होके अब कितनी हो गई 155 करोड़। अब भी अब नेट ऑफ टैक्स निकाल के देखोगे -40% यहां पे इस कमाई माइनस इस कमाई का डिफरेंस 27 करोड़ आएगा। क्यों? अगर मैंने कम कमाया तो टैक्स भी तो कम दिया, मैंने कम कमाया तो टैक्स भी तो कम दिया। तो 45 करोड़ नेट ऑफ टैक्स लेके चलो, 45 इंटू 0.6 ले लो, आपके पास 27 करोड़ आएगा। आप कहेंगे ये आ गया 27 करोड़ का नुकसान हो गया। अब देखो इंडिया में कितने का फायदा हुआ था 39 पॉइंट समथिंग, यहां पे कितने का फायदा नुकसान हुआ 27। एक्सेप्ट करो यार, 12 पॉइंट समथिंग करोड़ का फायदा हो गया ना, 12 करोड़ 20 लाख। जल्दी से एक्सेप्ट कर लो। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, आसान सी चीज थी। इसके बाद लास्ट चीज पे आते हैं सस्टेनेबिलिटी एंड लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। बाकी सारा मेरा एससीपीएम से नहीं है, वो नहीं लेके चलूंगा, मैं बस यही लेके चलूंगा क्योंकि यही मेरा एससीपीएम से रिलेटेड है। आपने कहा कि सर कैसे, कहता है देखो, aligned with its commitment to sustainability, Diamond Limited integrates life cycle costing into product strategies. This methodology accounts for all costs throughout the item's life cycle, including investment, operation, maintenance, disposal. For its flagship item Aurora, the company employs a comprehensive life cycle costing approach covering all costs. उसने पूरी जिंदगी की कॉस्ट दे दी कि क्या क्या कॉस्ट लगेगी, आप मेरे को अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड करके दो। दिस होलिस्टिक अप्रोच अंडरस्कोर्स कंपनीज कमिटमेंट टू सस्टेनेबिलिटी, इनोवेशन एंड ऑपरेशनल एक्सीलेंस। अब जितनी स्टेजेस हैं उसमें आपको डिवाइड करना है। देखिए क्या क्या है क्वेश्चन ने, क्वेश्चन मांग क्या रहा था, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कंपनीज एक्सपेक्टेड टू इनकर सर्टेन कॉस्ट थ्रू आउट द लाइफ साइकिल। अब आपकी कितनी डिजाइन पे कितनी कॉस्ट लगी, मैन्युफैक्चरिंग पे, ऑपरेशन पे और एंड ऑफ लाइफ, इन 4 चीजों स्टेजेस में डिवाइड करना है आपने। जिसको ये डिवाइड करना आ गया उसका क्वेश्चन खत्म हो गया, जिसको नहीं करना आया वो रोता रहेगा। जिसको ये डिवाइड करना आ गया, और डिवाइड करने में कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप अगर जैसे ध्यान से देखो
डिजाइनिंग एंड टेस्टिंग सबसे आखिर में दिया, इसका क्या मतलब? ये थोड़ी हुआ कि डिजाइनिंग एंड टेस्टिंग अगर यहां दिया 200 लाख तो ये खर्चा सबसे आखिर में डलेगा, नहीं, तो सबसे पहले डिजाइन स्टेज में आ जाएगा। तो आपको बस प्रोडक्ट इसको क्लासिफाई सही से करना आना चाहिए इन चारों में, चारों फेसेस ऑफ लाइफ साइकिल में। जिसने सही से कर दिया, देखो नेचुरल सी बात है, डिजाइन में क्या क्या खर्चा आएगा? डिजाइनिंग एंड टेस्टिंग, रिसर्च और डेवलपमेंट का खर्चा आएगा। मैन्युफैक्चरिंग, ऑपरेशन, एंड ऑफ लाइफ साइकिल। एंड ऑफ लाइफ में क्या है? एनवायरमेंटल डिस्पोजल। ये मेरे ख्याल से मुझे समझाने वाला कुछ नहीं है, आप आराम से करेंगे, बस क्लासिफिकेशन करना है लॉजिक लगा के कि कौन सी किस स्टेज में जाना चाहिए। जिसका लॉजिक सही बैठ गया उसका आंसर सही बैठ गया, जिसका लॉजिक गलत बैठा उसका आंसर गलत बैठा। ठीक है, मेरे ख्याल से सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने सिर्फ एससीपीएम पोर्शन डिस्कस किया है, मैंने बाकी पोर्शन नहीं डिस्कस किए। आई होप आपको मजा आया होगा। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपको गाइड करूं, अच्छे से हेल्प करूं, कि किसी तरह आपका कुछ बेनिफिट हो जाए, आईबीएस आपका अच्छा हो जाए। मेरा तो देखो कोई बेनिफिट है नहीं इसमें, आईबीएस आपका अच्छा हो जाए मेरे को बढ़िया हो जाएगा। हाँ, एससीपीएम मैं पढ़ाता हूं क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को, देखो पेपर अभी आसान है, धीरे धीरे करके मुश्किल हो जाएंगे। अभी तो स्टूडेंट्स एससीपीएम ऐसे ही निकाल लेते हैं, धीरे धीरे मुश्किल हो जाएंगे। उस समय आपको नीड होगी तरीके से पढ़ने की। वैसे तो अभी भी मेरे को लगता है नीड है, स्टूडेंट्स उसको लाइटली ले रहे हैं, मैं कौन सा जबरदस्ती कर रहा हूं, तुम्हारी मर्जी, तुम्हें लेना है लो, करना है करो, नहीं करना मत करो। ध्यान से मेरा बस ये मानना है कि आईबीएस पढ़ने के लिए, क्लियर करने के लिए ना बोथ ग्रुप देना बहुत जरूरी है। एक ग्रुप से मत चलो, बोथ ग्रुप दो। सेकंड ग्रुप पे जब आओ और आईबीएस का पेपर आए तो और कोई पेपर मत उठा के देखो, सिर्फ एससीपीएम और लॉ पढ़ो, क्योंकि पहले 5 पेपर अगर आपने अभी पढ़े थे दोबारा पढ़ लोगे तो ऐसा तो नहीं ब्रह्म ज्ञान मिल जाएगा। बहुत सीधी बात है, ब्रह्म ज्ञान तो मिलना नहीं। तो इससे बेटर है एससीपीएम और आप लॉ पे ध्यान दो कि अगर उसमें से पेपर आए, क्योंकि सब्जेक्ट का नाम भी है इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशन मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज विद स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ध्यान दो, जिस दिन मुश्किल आएगा उस दिन रो पड़ोगे। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ के जाओ एससीपीएम, कब पता नहीं तुम्हारे साथ इंस्टीट्यूट क्या करते। विद दिस मे गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।